दोस्तों, हमारी इस कहानी की बेहतरीन शुरुआत जापान के एक दूर और शांत गांव से होती है। यहाँ 5 साल का एक छोटा बच्चा मिनाटो अपने दादाजी के साथ अपने खानदानी घर में कुछ सामान जमाने में मदद कर रहा है। वो खुशी से फूलों के गमले घर के अंदर बने मंदिर तक ले जाता है। उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि दूसरे कमरे में एक अनजान लड़की अकेले गेंद से खेल रही है। मिनाटो दादाजी के निर्देशों का पालन करते हुए गमले मंदिर के नीचे रखता है और वहाँ 2 स्नैक्स के पैकेट सजा कर रख देता है। जब वो पूजा कर रहा होता है तभी उसको अपने पीछे लड़की के भागने की आवाजें आती हैं। पलटकर देखने पर वहां कोई नहीं होता। मिनाटो ध्यान वापस मंदिर पर लगाता है और चौंक जाता है क्योंकि स्नैक्स वहां से गायब थे। मिनाटो दादाजी से पूछता है कि डायबिटीज के बावजूद उन्होंने जल्दी स्नैक्स कैसे खाए। भाई, ये कैसा लॉजिक है? दादाजी की उम्र इतनी ज्यादा है और ये उनको ही शक की निगाह से देख रहा है। ठीक उसके बाद जैसे ही वो वापस मुड़ता है, उसे वही गुड़िया जैसी डरावनी लड़की भागती हुई दिखाई देती है। वो लड़की अचानक मुड़ती है, एक प्यारी मुस्कान के साथ उसको शुक्रिया कहती है और तुरंत हवा में गायब हो जाती है। मिनाटो बुरी तरह डर जाता है और दादाजी से चिपक जाता है, पर उसके दादाजी बहुत खुश थे कि उनका पोता आखिरकार आत्माओं को देख सकता है। वो उसको बताते हैं कि अभी वो सिर्फ अच्छी आत्माओं को देख सकता है, पर आगे चलकर ये क्षमता किसी ओवर पावर्ड बफ से कम नहीं होगी। मिनाटो पूछता है कि आखिर वो लड़की कौन थी। दादाजी समझाते हैं कि वो एक घरेलू आत्मा है जो सदियों से यहाँ निवास कर रही है। वो निर्देश देते हैं कि अगर आत्मा कभी स्नैक्स चुरा ले तो गुस्सा नहीं करना, बल्कि स्नैक्स उसके साथ बांटने चाहिए। वो बताते हैं कि उसके पास ऐसी एबिलिटी है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता और आने वाले समय में ये सिस्टम उसकी बहुत मदद करेगा। 15 साल बाद मिनाटो अब एडल्ट बन चुका है। उसको अपनी पहली नौकरी मिली है जिसमें उसको एक सुनसान और खाली पड़े घर की देखभाल करने का पूरा काम सौंपा गया है। वो एक दूर स्थित गांव से बस से उतरता है जहां सिर्फ हरियाली और खेत नजर आते हैं। मिनाटो हाथ से बने नक्शे के सहारे चलते हुए जल्द ही एक आलीशान हवेली के पास पहुंच जाता है। ये हवेली पूरी तरह से बुरी ऊर्जा से भरी थी। मिनाटो को लगता है कि उसका दिमाग खेल खेल रहा है, इसलिए वो आंखों को मलता है और बुरी ऊर्जा दिखना बंद हो जाती है। भाई, आंख मलने से ईविल एनर्जी चली गई। यहाँ पे तो पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया। खैर, वो आगे बढ़कर दरवाजे का ताला खोलने लगता है। जैसे ही नक्शा बुरी ऊर्जा को छूता है, उसकी लिखावट चमकने लगती है और ऊर्जा गायब हो जाती है। मिनाटो को झटका लगता है, पर वो इसे गेट का स्टैटिक चार्ज समझकर आगे बढ़ जाता है। पर जिस चीज ने उसको चौंकाया वो ये थी कि उसकी लिखावट धुंधली पड़ गई थी। ठीक उसी समय हवा का तेज झोंका वहां से गुजरता है और नक्शे को उड़ाकर जंगल में ले जाता है। वो कागज सीधा एक बड़े पेड़ के नीचे बने मंदिर से टकराता है। वहां घिरी हुई सारी बुरी ऊर्जा साफ हो जाती है और मंदिर के अंदर सोया हुआ भगवान जाग उठता है। इस दौरान मिनाटो हवेली के अंदर जाता है और देखता है कि वहां एक बहुत बड़ा बगीचा है जिसे साफ करने के लिए पेशेवर की जरूरत पड़ेगी। वो अपना काम शुरू करता है और मेमोज बनाते हुए बॉक्सेस खोलने लगता है। वो अपनी माँ से फोन पर बात करके मल्टीटास्किंग प्रो बनता है। मिनाटो पूछता है कि क्या वो इस घर के लिए सही इंसान है। माँ बताती है कि चाचा ने इसे आराम के लिए बनवाया था, पर रिटायर होने से पहले ही चाचा जी की पेटी बना दी गई थी, इसलिए अब उनका परिवार हवेली संभाल रहा है। मिनाटो पूछता है कि वो लोग इस प्लॉट आर्मर जैसी प्राइम रियल एस्टेट को बेच क्यों नहीं देते। माँ बताती है कि खरीदार आए थे, पर सबने बिना कारण बताए लेने से मना कर दिया। मिनाटो फोन काटने के बाद सफाई में व्यस्त हो जाता है। बुरी ऊर्जा वापस आकर फ्रिज पर चिपके नोट्स की तरफ आकर्षित हो रही थी, पर जैसे ही वो ऊर्जा मिनाटो की लिखावट को छूती है वो तुरंत शुद्ध और साफ हो जाती है। सफाई के बाद मिनाटो बगीचे में जाता है और हैरान रह जाता है क्योंकि किसी ने वहां पर उसके लिए फूलों का गुच्छा छोड़ दिया था। वो सोचता है कि आखिर उसको ऐसे तोहफे कौन देगा। तभी उसे झाड़ियों में कुत्ते जैसा अजीब चेहरा दिखाई देता है जो तुरंत गायब हो जाता है। अगले दिन मिनाटो एक गार्डनर को बुलाता है जो झाड़ियों को साफ करके नए फूल लगाने के बारे में पूछता है। मिनाटो बताता है कि वो सिर्फ एक केयरटेकर है, इसीलिए वो ऐसे फैसले नहीं ले सकता, जिससे गार्डनर थोड़ा डीमोटिवेटेड हो जाता है। अचानक गार्डनर के कंधे पर एक बुरी ऊर्जा घेर लेती है और वो शिकायत करता है कि 1 हफ्ते से उसके कंधे में दर्द है। संयोग से मिनाटो की लिखावट वाला कागज उड़कर बुरी ऊर्जा को शुद्ध करके गार्डनर का दर्द मिटा देता है। मिनाटो को लगता है कि अनजानों के सामने ऐसी हरकतें करने वाले इस आदमी का दिमाग खराब है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसकी लिखावट वापस धुंधली पड़ चुकी है और पोर्च पर एक जंगली बूटी रखी है। वो गार्डनर से पूछता है, पर वो साफ इनकार कर देता है, जिससे मिनाटो सोच में पड़ जाता है। अगली सुबह उसको पोर्च पर कुछ जंगली बेरीज मिलती हैं और फेंस के ऊपर से कोई कूदता दिखता है। ये देखकर उसे बचपन की आत्मा लड़की की याद आती है जिसने स्नैक्स के बदले क्लोवर छोड़ा था। वो तुरंत समझ जाता है कि ये सब उस आत्मा का काम है। वो आत्मा के लिए वाइन और स्वीट्स खरीदने निकल जाता है। पोर्च पर तोहफे सजाते हुए वो सोचता है कि आत्मा को ये पसंद आएगा या नहीं। तभी वो आत्मा वहां आती है और खुशबू सूंघने के बाद असली रूप में आ जाती है, जो कि सफेद कुत्ता था। वो आत्मा मिनाटो का स्वागत करती है, जिसे देखकर वो डर जाता है। कुत्ता इस बात का बुरा मानता है और खुद को भगवान यमा बताता है। मिनाटो सुनकर शांत होता है, क्योंकि बोलने वाले कुत्ते से ज्यादा भगवान नॉर्मल बात है। भाई, ये कैसा अजीब लॉजिक है। एक बोलता कुत्ता अजीब है, पर वही खुद को भगवान कहे तो सब ठीक है। लगता है राइटर का सिस्टम ही हैंग हो गया है।
यामा चौंक जाता है, पर उसका ध्यान रखे हुए स्वादिष्ट खाने पर फोकस था। मिनाटो बताता है उसने ये सब तोहफों का शुक्रिया अदा करने खरीदा है। यामा मीट मजे से खाने लगता है। मिनाटो वाइन पीने का पूछता है, पर यामा बताता है कि आत्माओं के डॉक्टर ने शराब से मना किया है। सही है भाई, इनका मेडिकल बफ चल रहा है गांव में। मिनाटो पानी डालता है, जिसे पीने के बाद यामा हर काम के लिए शुक्रिया कहता है। वो समझाता है कि कमजोरी में बुरी आत्माओं ने गांव पर कब्जा किया। उन आत्माओं ने यामा को बांधा था, पर मिनाटो ने बुरी ऊर्जा शुद्ध करके उसको आजाद किया। इसको कहते हैं एकदम असली ओवरपावर्ड एंट्री। मिनाटो विस्तार से पूछता है और यामा जवाब देता है कि उसकी लिखावट बुराई को खत्म करके शक्तिशाली एबिलिटी की तरह काम करती है। तभी गार्डनर वापस आता है, क्योंकि वो अपना औजार भूल गया था। मिनाटो घबराता है कि इस विशाल कुत्ते की क्या सफाई देगा, पर कोई इंसान यामा को देख नहीं सकता था। प्लॉट आर्मर हो तो ऐसा ही हो। मिनाटो खाली कटोरा देखकर स्पार्कलिंग वाटर डालता है। इसे चखते ही यामा के जिस्म में झुरझुरी दौड़ जाती और फिजी ड्रिंक पसंद आती है। मिनाटो पूछता है लिखावट आत्माओं की पेटी कैसे बना सकती है। यामा पूछता है क्या किसी ने उसकी लिखावट की तारीफ की थी। उसको याद आता है कि बहुत समय पहले अनजान व्यक्ति ने तारीफ की थी। उसने परिवार के बिजनेस के लिए बेहतरीन नेम प्लेट तराशी थी। रहस्यमयी ग्राहक ने नेम प्लेट वहां से कभी ना हटाने की सलाह दी थी। भाई रैंडम आदमी ज्ञान दे गया और इसने मान लिया। उस आदमी ने मिनाटो को नए घर के लिए नेम प्लेट्स बनाने को प्रेरित किया था। यामा समझ जाता है उस रहस्यमयी आदमी के पास आत्मिक ऊर्जा देखने की शानदार एबिलिटी होगी। मिनाटो बताता है कि नई नेम प्लेट्स बनाना उसका शौक बन गया। उसने हवेली के लिए नेम प्लेट्स बनाए हैं। यामा उनको दरवाजे पर लगवाता है। जैसे ही वहां पर लगाता है, हवेली के चारों तरफ शक्तिशाली बैरियर बन जाता है। मिनाटो हैरान होता है, पर यामा समझाता है ये परफेक्ट बफ देगा और बुरी ऊर्जा रोकेगा। कुछ दिनों बाद यामा स्नैक्स खाते हुए तेज चमकने लगता है। पहले भगवान था और अब इसको पोकेमॉन बना दिया। यामा बताता है खाना और इज्जत मिलने से ताकत वापस आ रही है। मिनाटो उसको ज्यादा इज्जत देने का फैसला करता है, लेकिन वो चमक बर्दाश्त नहीं कर पाता और यामा को रोशनी बंद करने कहता है। ठीक उसी समय एक्सॉर्सिस्ट की टीम गोदाम में बुरी आत्माओं से लड़ रही थी। मुख्य लीडर तगड़ी ताकत से आत्माओं को हमेशा के लिए कैक करता है, पर एक आत्मा बच निकलती और गांव की तरफ भागती। एक्सॉर्सिस्ट पीछा करता और घबराता कि वो मिनाटो पर हमला करेगी, पर सबसे चौंकाने वाली बात तब होती है जब वो आत्मा मिनाटो से टकराती है। वो आत्मा गायब होकर अपना टिकट कटवा लेती है। एक्सॉर्सिस्ट अजीब नजारा देख हैरान होता है और मिनाटो से पूछता है, पर मिनाटो रोने वाला था क्योंकि उसकी लिस्ट धुंधली हो गई और उसको कुछ याद नहीं था। भाई यहाँ जान पर बनी है और इसको तुच्छी शॉपिंग लिस्ट की पड़ी है। एक्सॉर्सिस्ट डम शराड्स खेलकर लिस्ट याद दिलाने में मदद करता, जबकि शुद्ध आत्मा चांदी की गेंद जैसी बनकर लुढ़क जाती। यामा घर में अकेला था और खाली बगीचा देखकर अपमानित महसूस करता, इसलिए वो भगवान वाली ओवरपावर्ड ताकत से उस बगीचे को नया बनाने का बड़ा फैसला करता। अगली सुबह मिनाटो हरी घास और तालाब देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो नए तोहफे के लिए यामा का दिल से शुक्रिया अदा करके अच्छा महसूस करता है, पर वो तब और चौंक जाता है जब वो देखता है कि पहाड़ का भगवान आकार में छोटा होता है। यामा शांति से जवाब देता है कि बगीचा बनाने में ताकत लगने से वो छोटा हुआ है, पर वो जल्द ही वापस नॉर्मल आकार में पक्का आ जाएगा, ये उसकी गारंटी है। कुछ दिन बीतते और यामा आना बंद करता, जिससे मिनाटो परेशान होता। फिर एक दिन यामा वापस प्रकट होता, पर इस बार पहले से भी और ज्यादा छोटा हो चुका था। मिनाटो हैरान होता कि पिल्ले में बदलने के लिए उसने आखिर कितनी ताकत इस्तेमाल की होगी। तभी गिलहरी और बीवर जैसे दिखने वाले 3 अजीब संकर प्राणी वहां भागते हुए बाहर आते हैं। मिनाटो घबराता और सोचता है कि यामा ने आत्मा पत्नी के साथ मिलकर आत्मा बच्चे पैदा कर लिए। राइटर का दिमाग घूम गया और कहानी के सिस्टम को ही हैंग कर दिया, पर यामा सच्चाई बताता है कि उसने नया बफ पाने के लिए अपने कुछ आज्ञाकारी सेवक बनाए हैं। वो तीनों सेवक सेरी, तोरी और अत्सु के रूप में अपना पहला परिचय देते हैं। मिनाटो मुलाकात पर उन्हें मीठे पकवान खिलाता और सेवक लजीज मिठाइयों का मजा लेते हैं। वो घोषणा करते हैं कि मिनाटो दुनिया में उनका सबसे अच्छा दोस्त बन चुका है। वो वहां जमकर खाते और पोर्च पर ही नींद में सो जाते हैं। इस बीच यामा ने चुपचाप अपनी ताकत और असली बड़ा आकार वापस पा लिया था। एकदम से ताकत आना और जाना, ये बिल्कुल किसी गेम के सिस्टम जैसा लग रहा है। तभी यामा महसूस करता है कि मिनाटो से मिलने कोई नया मेहमान वापस आया है। ये मेहमान वही पहले वाला एक्सॉर्सिस्ट था जो हवेली के पवित्र ऊर्जा से भीग रहा था। मिनाटो आदर से अंदर स्वागत करता और वो आदमी हरुमा नाम से अपना परिचय देता है। मिनाटो के लिए विश्वास करना मुश्किल था कि एक्सॉर्सिस्ट सच में दुनिया में होते हैं। हरुमा गंभीरता से समझाता है कि आज तक उसने जितने ज्यादा शक्तिशाली लोगों से यहाँ मुलाकात की है, उन सब के मुकाबले मिनाटो के पास एक तगड़ी और ओवरपावर्ड ताकत पहले से मौजूद है। वो मिनाटो को याद दिलाता कैसे बाजार में अनजाने में एक बुरी आत्मा पूरी शुद्ध की थी। हरुमा बताता है कि हाल ही में चारों तरफ बुरी आत्माओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उनको पैक करने वाले अच्छे एक्सॉर्सिस्ट की गांव में कमी है, इसलिए सच में यही सबसे बड़ा कारण है कि वो आज खासकर वहां मिनाटो के बनाए हुए जादुई पवित्र तावीज खरीदने की उम्मीद से आया है। पर मिनाटो बिल्कुल आराम से मुस्कुराते हुए उसको सच्चाई बताता है कि उसके पास ऐसा कोई भी तावीज बिल्कुल मौजूद नहीं है। दोस्तों, यमा बताता है कि हरुमा को मिनाटो की लिखावट वाला कागज चाहिए और राज खोलता है कि एक्सॉर्सिस्ट के पास यमा को देखने के लिए आत्मिक ताकत नहीं है। मिनाटो बहुत ही आराम से हरुमा को साफ शब्दों में बताता है कि उसके पास बस उसकी आम लिखावट है, जिसे सुनकर वो बेचारा पूरी तरह से हैरान रह जाता है।
हरुमा को विश्वास नहीं होता कि आत्माओं का सिस्टम हैंग करने के लिए ये काफी है, पर मिनातो वही जानता है, इसलिए वो हरुमा के लिए तावीज बनाने का तय करता है। वो उन खाली पन्नों पर अपनी पसंदीदा एडल्ट एक्ट्रेसेस के लंबे नाम लिखता है। इसे देखकर हरुमा के मुंह से चाय बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो जादू की उम्मीद कर रहा था। भाई, आत्मा भगानी है या मनोरंजन करना है? लगता है राइटर ने यहाँ कुछ ज्यादा ही सोच लिया है। हालांकि हरुमा देखता है कि मिनातो की लिखावट आत्मिक ऊर्जा से चमक रही है और खुशी से इसे लेता है। वो इनाम में पैसे देता है, पर मिनातो इनकार कर देता है क्योंकि उसने ऊल जलूल लिखा था। हरुमा नहीं मानता और एडवांस पेमेंट लेने पर जोर देता है। जब यमा लेने को कहता है, मिनातो विरोध बंद करता है। हालांकि बाद में उसको लगता है कि उसने हरुमा को ठगा है, इसलिए एक्स्ट्रा गुड लक के लिए उसके हाथ पर एक पेंटाग्राम बनाता है। ठीक उसी समय हरुमा को एजेंसी से कॉल आती है और वो बेन 10 वाले गोस्ट फ्रीक जैसी आत्मा से लड़ने वाले साथियों की मदद के लिए निकलता है। साथी कहते हैं वो ऐसी ओवर पावर्ड आत्मा को पैक नहीं कर सकते। जैसे ही आत्मा हमला करती है, हरुमा डरता है, पर अचानक पेंटाग्राम चमकता है और बुरी आत्मा तुरंत वाश बनकर टिकट कटवा लेती है। कुछ दिन बाद मिनातो आमदनी और खर्च का हिसाब करता है और नतीजा ये निकलता है कि वो कंगाल हो चुका था। वो छत की तरफ देखता है जैसे कोई रास्ता बताएगा और सोचता है हरुमा ने अच्छी रकम दी थी पर जल्दी खत्म हो गई। इन सब का कारण उसके मेहमान और उनकी स्वादिष्ट स्नैक्स खाने की तगड़ी मांग थी। मिनातो चुपचाप यमा के तीनों सेवकों को स्वादिष्ट क्रीम वाले बंस खाते हुए देखता है और वो उसको शुक्रिया कहते हैं। वो कहते हैं ऐसे लजीज स्नैक्स महंगे होंगे, पर वो जवाब देता है चिंता मत करो, क्योंकि वो मेहमानों को हाईएस्ट क्वालिटी देना चाहता है। ठीक उसी वक्त यमा 200 साल पुरानी दुकान की महंगी जापानी मिठाइयों का पूरा मजा ले रहा होता है। मिनातो मेहमानों को बता नहीं सकता कि उनकी वजह से वो बैंकरप्ट होने वाला है और वो सस्ती चीजें भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि खराब चीज देखकर वो रूठ जाते हैं। सही है भाई, गजब प्लॉट आर्मर दे रखा है इनको। इस सबसे अनजान यमा स्नैक्स खाता रहता है जब अचानक उसका ध्यान बगीचे के तालाब में एक रहस्यमयी छोटे जीव पर जाता है। अगले दिन मिनातो ग्रोसरी खरीदने जाता है और पार्ट टाइम वर्कर्स ढूंढने वाले कैफे के सामने रुकता है। वो सोचता है क्या और स्नैक्स के लिए नौकरी शुरू करें, पर एहसास होता है कि वो पार्ट टाइम जॉब से कभी पूरे पैसे नहीं कमा पाएगा। अचानक वो एक लॉटरी देखता है और किस्मत आजमाने के लिए टिकट लेता है। वो पहले रोल में ही फर्स्ट प्राइज जीतकर लाख येन हासिल कर लेता है। सब चौंक जाते हैं और मिनातो सोचता है इन पैसों से यमा के लिए हाई क्वालिटी वाइन लेगा। वो परंपरागत लिकर स्टोर जाता है, सोचते हुए कुछ शानदार खरीदेगा, पर अंदर घुसते ही कर्मचारी उसके चेहरे पर कन्फेटी फेंकने लगते हैं। आज दुकान का 333वां साल था और वो आज का 333वां ग्राहक निकलता है। वो खास वाइन सेट जीतने पर बधाई देते हैं और मिनातो को बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। घर लौटते तक किस्मत से जीती नई चीजों से उसके दोनों हाथ भरे थे। वो यमा से पूछता है कि क्या ये उसका दैवीय आशीर्वाद है, क्योंकि इस लेवल की किस्मत के लिए किसी को भगवान का बड़ा पसंदीदा बच्चा होना जरूरी है। यमा जवाब देता है कि ये उसकी ताकत नहीं, बल्कि दूसरे मेहमान का खास आशीर्वाद और तगड़ा बफ है। वो तालाब में पत्थर पर खड़े एक कछुए की तरफ इशारा करता है जिसकी पीठ पर आइलैंड बना था। यमा बताता है कि ये रेकी है, जो अच्छी किस्मत लाने वाले 4 होली बीस्ट्स में से एक है। मिनातो हैरान होकर पूछता है कि होली टॉर्टॉइज यहाँ क्यों आया। यमा बताता है रेकी मिनातो से मदद मिलने का शुक्रिया करने आया है। मिनातो कहता है रेकी उसको कोई और समझ रहा है, क्योंकि उसने किसी कछुए की मदद नहीं की। यमा याद दिलाता है जब उसने बाजार में बुरी आत्मा की पेटी बना दी थी, तब वहां फंसे रेकी को आजाद किया था। वो बताता है कि उसकी गुड लक स्ट्रीक कछुए की वजह से है, पर मिनातो इनकार कर देता है। तभी माँ का कॉल आता है कि मिनातो ने पुरानी लॉटरी में 1 मिलियन येन जीत लिए हैं। आखिरकार मिनातो यकीन कर लेता है कि रेकी सच में उसके लिए बेहिसाब किस्मत लाया है। वो लकी गॉड को धन्यवाद देने के लिए घुटनों पर बैठ जाता है। यमा बताता है कि रेकी उसके तालाब में ठहरना चाहता है। मिनातो पूछता है क्या उसको ऐतराज नहीं, क्योंकि वो पहले आया था। पहाड़ का भगवान जवाब देता है ये मिनातो का बगीचा है और सिर्फ उसके पास ही बड़ा फैसला लेने की पूरी एबिलिटी मौजूद है। मिनातो को गॉड ऑफ लक को रखने में कोई परेशानी नहीं थी और जीती हुई लिकर से रेकी का स्वागत करने का पूरा फैसला करता है। जैसे ही टॉर्टॉइज लिकर देखता है, वो फ्लैश बनकर मिनातो के ठीक बगल में आता है, जो उसके लिए शराब डालता है। रेकी मजे से पीता है और शुक्रिया के रूप में मिनातो को एक स्पेशल सीड का अनोखा तोहफा देता है। मिनातो उन्हें पाकर खुश होता है और बगीचे में बोने का जल्दी से निर्णय करता है। यमा सावधान करता है कि पौधे काफी लंबे होंगे, इसलिए खुली जगह चुननी चाहिए, और मिनातो आज्ञा मानता है। जब वो बीज बो देता है, तब यमा से पूछता है वो बीज किस चीज के थे। पहाड़ का भगवान उस बेवकूफ आदमी की हरकत को देखते हुए पूरी तरह से दंग रह जाता है। उसको समझ नहीं आता कि आखिर उसने ये बड़ा सवाल पहले क्यों नहीं पूछा था। भाई, यहाँ पे राइटर का दिमाग घास चरने गया था क्या? बिना पूछे मिट्टी में गाड़ दी। सच में इंसान का पूरा सिस्टम ही हैंग हो चुका है। दोस्तों, ये बात उस शख्स से अजीब लगती है जो बीज का राज बताने से इनकार कर चुका था और मिनाटो को कहता है कि पौधा बड़ा होने पर सब पता चल जाएगा। अगले दिन मिनाटो यामा के लिए स्नैक्स लाता है। तभी अनजान आवाज आती है जो पूछती है कि क्या उनको भी थोड़ा हिस्सा मिल सकता है। मिनाटो ऊपर देखता है और पाता है कि दरवाजे के सामने बैंगनी और लाल रंग का बौना उल्टे लटके हैं।
भाई ये कैसा लॉजिक है, भगवान बनकर आए हैं या सर्कस के जोकर बनकर लटक रहे हैं? मिनाटो घबराता है, पर यामा शांत होने को कहता है क्योंकि ये दोनों उसके दोस्त हैं। यामा उनका परिचय रेजिन बिजली के भगवान और फूजिन हवा के भगवान के रूप में देता है। मिनाटो उनके बारे में जानता था क्योंकि वो जापानी लोक कथाओं में मशहूर थे। वो यामा से पूछता है कि क्या सच में ये प्यारे गॉब्लिन भगवान है, और यामा सहमति जताता है। मिनाटो उनका आदर से स्वागत करता है और खाने के लिए कुकीज देता है, पर उसी समय यामा के तीनों सेवक आते हैं और गुस्सा होते हैं क्योंकि कुकीज उनके लिए थी। रेजिन और फूजिन उन सेवकों को शांत होने को कहते हैं। यामा पूछता है वो यहाँ क्यों आए हैं। वो जवाब देते हैं उन्होंने सुना था कि ये जगह आरामदायक है, इसलिए वो यहाँ आए और उनको निराशा नहीं हुई। वो देखते हैं कि रेजिन शराब पी रहा है और मिनाटो पूछता है कि क्या वो भी शराब पीना पसंद करेंगे। दोनों भगवान प्रस्ताव मानते हैं और पीने के बाद संतुष्ट होते हैं। फूजिन स्नैक्स और शराब के लिए मिनाटो का शुक्रिया अदा करने का फैसला करता है, इसलिए वो मिनाटो को अपनी शक्तिशाली एबिलिटी इस्तेमाल करने का मौका देता है। फूजिन चुटकी बजाता है और तेज हवा का झोंका मिनाटो के चारों तरफ घूमने लगता है। मिनाटो चौंक जाता है और सोचता है क्या चल रहा है। फूजिन समझाता है अब उसके पास हवा को नियंत्रित करने वाली ताकत आ चुकी है। वो नई ताकत का परीक्षण करने को कहता है और यामा का सेवक लक्ष्य के रूप में पत्ता पकड़कर खड़ा होता है। भगवान उसको हवा पैदा करने की कल्पना करने को कहते हैं। मिनाटो जल्द ही हल्की हवा पैदा करने में सफल होता है जो पत्ते को हिला सकती थी। मिनाटो को ताकत मिलने पर खुशी होती है, पर फूजिन और यामा समझाते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है, उसको और शक्तिशाली बनने के लिए अभ्यास करना होगा। मिनाटो कहता है वो अभ्यास करेगा और ताकत का इस्तेमाल बगीचे से सूखे पत्तों को साफ करने में करेगा। भाई इसने तो ओवरपावर्ड ताकत को झाड़ू पोछा वाला सिस्टम बना दिया। भगवान भी उलझन में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ हरीमा नाम का एक्सॉर्सिस्ट हाथ पर बने निशान की वजह से एक्सॉर्सिस्ट्स की दुनिया का वन पंच मैन बन चुका है। उसने तावीज वाली ताकत का इस्तेमाल करते रहने के लिए दिनों से अपना हाथ नहीं धोया है। साफ सफाई का सिस्टम हैंग कर दिया है, पर अब वो शक्तिशाली निशान धुंधला पड़कर खत्म होने वाला था। ठीक उसी वक्त उसको किसी दूसरे एक्सोर्सिस्ट की चिल्लाने की आवाज आती है। वो भागता है और देखता है एक आदमी दीवार से चिपका है, जबकि डरावना भूत उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। वो आदमी डरकर अपनी साथी लड़की को ताना मारता है और मदद करने को कहता है, पर वो लड़की इतनी डरी हुई थी कि हिलना मुमकिन नहीं था। भूत उस बाल वाले आदमी पर हमला करता है। आदमी समझ जाता है कि अब उसकी पेटी बना दी जाएगी, पर आखिरी मौके पर हरीमा एंट्री लेता है और मिनाटो वाले तावीज से भूत को पूरी तरह से पैक कर देता है। वो बाल वाला आदमी जिसका नाम अकीजो था इस घटना को देखता है। मिशन पूरा होने के बाद वो साथी को आदेश देता है कि वो हरीमा के मेमोज के बारे में बताए, जिसने अचानक उसे बेहतरीन एक्सॉर्सिस्ट बना दिया है। वो जवाब देती है उसे सिर्फ इतना पता है कि हरीमा को नोट्स हाल ही में मिले हैं। अकीजो उसे नक्कारा आलसी कहकर कॉलर पकड़ लेता है। वो औरत दुखती रग पर हाथ रखकर पूछती है कि क्या वो हरीमा से जल रहा है क्योंकि वो उससे ज्यादा शक्तिशाली है। ये बात अकीजो को गुस्सा दिलाती है और वो औरत मौका देखकर भाग जाती है। अकीजो अकेला रह जाता है और हरीमा को कोसते हुए कसम खाता है कि वो उससे कभी नहीं हारेगा। मिनाटो के घर बारिश खत्म होती है और वो पाता है कि उसका बगीचा बारिश से प्रभावित नहीं हुआ है। यामा समझाता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका बगीचा अब पवित्र जमीन बन चुका है और प्राकृतिक घटनाएं असर नहीं डालेंगी। मिनाटो प्रभावित होता है, तभी उसकी निगाहें रेकी पर जाती हैं, जो बगीचे में पौधे को घूर रहा था। मिनाटो समझ जाता है कि ये वही जगह है जहां उसने कल बीज बोया था और आज वो इतना बड़ा हो चुका है। मिनाटो पेड़ के बारे में जानने को बेचैन होता है और यामा बताता है कि ये कैम्फर टी है जिसे कुसुनो की पेड़ भी कहा जाता है। इत्तेफाक से यही मिनाटो के खानदान का नाम था। यामा कहता है ये पवित्र जमीन में उगा हुआ पवित्र पेड़ है, पर मिनाटो गहराई नहीं समझ पाता। वो बस जानता है पेड़ों को पोषण और पानी की जरूरत होती है, इसलिए वो तुरंत औजार की तरह उसको पानी देने लगता है, जबकि अभी बारिश हुई थी। लगता है राइटर ने कुछ ज्यादा ही सोच लिया, प्लॉट आर्मर देकर पेड़ उगा रहा है। अगले दिन मिनाटो को माँ द्वारा भेजा गया सामान मिलता है और हाइकिंग जैकेट देखकर यामा पूछता है कि क्या वो पहाड़ पर चढ़ने की योजना बना रहा है। मिनाटो जवाब देता है कि वो यामा के पहाड़ पर चढ़ना चाहता है और उसके मंदिर में जाकर सम्मान देना चाहता है। यामा चेतावनी देता है कि पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं होगा, पर मिनाटो ने सामान तैयार कर रखा था। यामा बीते समय को याद करके भावुक होता है, जब लोग नियमित रूप से मंदिर आते थे पर अब कोई नहीं आता। वो मिनाटो को बताता है कि उसके आज्ञाकारी सेवक रास्ता दिखाने में मदद करेंगे। अगले दिन मिनाटो चढ़ाई शुरू करता है और चढ़ाई सच में मुश्किल थी। मिनाटो सेवकों के पीछे चलते हुए नदियों और गुफाओं को पार करके एक छोटे से लकड़ी के मंदिर तक पहुंच जाता है। वो तुरंत मंदिर की सफाई शुरू करता है और सेवक भी मदद करते हैं। वो कहते हैं यामा साफ मंदिर देखकर खुश होगा।
सफाई पूरी होने के बाद वो एक साथ बैठकर स्नैक्स का मजा लेते हैं। तभी अचानक एक डरावनी चीख हवा में गूंज उठती है। यमा के आज्ञाकारी सेवक उस चीख का पीछा करते हुए आगे निकल जाते हैं और हमारा भोला भाला मिनातो उनके पीछे पीछे दौड़ता है। वहां वो देखता है कि उन सेवकों का सामना एक काली धुंध से हो रहा है, जो एक भयंकर शक्तिशाली बुरी आत्मा का रूप ले लेती है। वो आत्मा अचानक एक सेवक पर हमला करती है, जो बेचारा डर के मारे उड़कर सीधा मिनातो की गोदी में आकर छुप जाता है। मिनातो उस खौफनाक बुराई को देखकर चौंक जाता है। सेवक उससे पूछते हैं कि क्या उसको दिख नहीं रहा कि ये पूरा इलाका बुरी ऊर्जा से भरा हुआ है। मिनातो बड़े ही आराम से जवाब देता है कि वो एक आशावादी इंसान है, इसलिए उसको सिर्फ अच्छी चीजें दिखती हैं, पर अगर ये बुराई उसे दिख रही है तो जरूर ये बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड होगी। भाई ये कैसा लॉजिक है? मतलब बुराई इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि वो अंधे को भी दिख जाए। सेवक उसकी बातों से पक जाते हैं और पूछते हैं कि क्या उसके पास उसका नोटपैड है, क्योंकि इस लड़ाई में वही उनका असली सिस्टम है। मिनातो तुरंत अपनी नोटपैड निकालकर कुछ लिखता है और डरते डरते उस बुरी आत्मा के पास जाता है, पर उसके सामने खड़े होने की उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो नोटपैड के पन्ने फाड़कर हवा में उछाल देता है। वो फुजिन की एबिलिटी का इस्तेमाल करके हवा के झोंके से उन पन्नों को आत्मा की तरफ फेंकता है। उनमें से सिर्फ एक पन्ना आत्मा से टकराता है और वही काफी था उस बुराई को शुद्ध करने के लिए। वो बुरी आत्मा तुरंत गायब हो जाती है और उसके अंदर कैद एक दिव्य शक्ति आजाद हो जाती है। एक सुनहरी गेंद जमीन पर गिरती है और एक अजीब से प्राणी का रूप ले लेती है, जिसे देखकर मिनातो हैरान था। वो उस मिथिकल प्राणी के पास जाकर उसका हाल पूछता है, पर वो शर्मीला जीव तुरंत वहां से भाग जाता है और एक पल में झरने के ऊपर चढ़ जाता है। मिनातो खुश होता है कि उसने किसी की मदद की और सुकून से घर लौट आता है। अगले दिन यमा उसका शुक्रिया अदा करता है मंदिर की सफाई के लिए। मिनातो कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वो फिर उस आत्मा के बारे में पूछता है जिसे उसने जंगल में बचाया था। यमा जवाब देता है कि जल्द ही वो सब समझ जाएगा। मिनातो का ध्यान फिर उस कैम्फर ट्री पर जाता है जिसने बढ़ना बंद कर दिया था, जबकि पिछले कुछ दिनों में वो बहुत तेजी से बढ़ा था। सेवक उसे समझाते हैं कि पवित्र पेड़ों के बढ़ने का तरीका आम पेड़ों से अलग होता है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। तभी रेकी उसके पास आता है, पर मिनातो को कछुए की भाषा समझ नहीं आती, इसलिए वो यमा की मदद लेता है, जो बताता है कि कोई मेहमान आया है। मिनातो दरवाजे पर जाता है तो सामने एक विशाल ड्रैगन खड़ा था। वो दंग रह जाता है, पर ड्रैगन का व्यवहार काफी विनम्र था, इसलिए वो उसे अंदर आने देता है। पता चलता है कि ये ओरियू है, जो रेकी की तरह ही 4 पवित्र जीवों में से एक है। ओरियू उड़कर सीधा कैम्फर ट्री के पास जाता है और जोर से दहाड़ता है, जिससे साफ आसमान में अचानक बादल छा जाते हैं। बारिश शुरू हो जाती है और देखते ही देखते वो छोटा सा पौधा एक विशाल पेड़ में बदल जाता है। भाई ये तो अलग ही लेवल का बफ मिल गया पेड़ को। मिनातो ये देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। ओरियू भी उसके तालाब में रहने की इजाजत मांगता है। क्योंकि रेकी को कोई परेशानी नहीं थी, मिनातो इसे भी रहने की इजाजत दे देता है और विदेशी शराब से ड्रैगन का स्वागत करता है। जब सब मजा कर रहे होते हैं, तब यमा बताता है कि दरअसल ओरियू को भी एक बुरी आत्मा ने पकड़ रखा था और हारुमा ने मिनातो के पेंटाग्राम की ताकत से उसे आजाद किया था, इसलिए वो शुक्रिया कहने आया है। मिनातो ये सुनकर चौंक जाता है। तभी डोरबेल बजती है और सामने हारुमा खड़ा होता है, जो नए तावीज लेने आया था। मिनातो उसे शॉपिंग मेमोज देता है और उन महंगी मिठाइयों के लिए शुक्रिया अदा करता है जो हारुमा हर बार लाता है। मिनातो पूछता है कि क्या उसका बनाया हुआ पेंटाग्राम काम आया। हारुमा कहता है कि वो कमाल था, पर इस बार उसे कुछ नया चाहिए क्योंकि किसी दूसरे परिवार ने पेंटाग्राम का कॉपीराइट ले लिया है। भाई जादू टोना में भी कॉपीराइट, यहाँ पे तो पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया। मिनातो उसकी मांग पर उसके हाथ पर एक ग्रिड बना देता है। हारुमा अपने पुराने संस्था में वापस जाकर अपने पुराने साथी से बात करता है, जिसे वो अपने सारे राज बताता है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मिनातो की ताकत कमाल है, पर इसे राज ही रखना होगा, वरना उस आम इंसान की जान खतरे में पड़ सकती है। मगर उन्हें नहीं पता था कि आकिजो ने पहले ही अपनी चाल चल दी है। वो बाजार में मिनातो से टकराता है और उसकी पीठ पर एक जासूसी तावीज चिपका देता है ताकि वो उस पर नजर रख सके। कुछ दिन बाद मिनातो अपने नोट्स पर काम कर रहा होता है, क्योंकि फिलहाल वही उसकी कमाई का जरिया है। वो अलग अलग पेन ट्राई करता है और उसे ब्रश स्टाइल पेन सबसे सही लगता है। इस बीच यमा उस पर नजर रखता है और उस कागज की गुड़िया पर जो घर के बाहर हवा में तैर रही थी, क्योंकि वो पवित्र जमीन के अंदर नहीं आ सकती थी। मिनातो को इस बारे में कुछ नहीं पता था। हालांकि कुछ दिन पहले हारुमा ने उसे खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। हारुमा ने पूछा था कि क्या कोई घमंडी आदमी उससे मिलने आया है। मिनातो ने मना कर दिया था। हारुमा ने आकिजो के बारे में बताया था, जो हमेशा उससे जलता था और नए तावीज देखने के बाद वो और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गया था। हारुमा ने बताया था कि आकिजो जासूसी के लिए कागज की गुड़ियों का इस्तेमाल करता है, पर लगता है मिनातो ये सब भूल चुका है। किस्मत से यमा उसके साथ था और वो अपनी ताकत से आकिजो की उस गुड़िया को तबाह कर देता है ताकि वो मिनातो के बारे में कोई जानकारी ना निकाल सके। उस दिन बाद में मिनातो शॉपिंग लिस्ट लिखने में व्यस्त होता है और यमा उसके साथ बैठकर मैगजीन पढ़ता है।
यमा ये देखकर सदमे में आ जाता है कि एक मशहूर मिठाई की दुकान अब स्मूथ पेस्ट की जगह चंकी एड बीन पेस्ट इस्तेमाल करने वाली है। वो इसे एक बड़ा अपराध घोषित कर देता है। भाई, मिठाई की रेसिपी बदल गई तो भगवान गुस्सा हो गए। मिनातो को एहसास होता है कि वो उस दुकान पर अक्सर जाता है, इसलिए वो इस बार यमा को भी साथ ले जाने का फैसला करता है। वो थोड़ा हिचकिचाता है कि एक दैवीय भेड़िए को साथ कैसे ले जाए, पर यमा कहता है फिक्र मत करो, क्योंकि बहुत ही कम लोग उसे देख सकते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं, जैसे कि एक स्कूल की लड़की या एक धार्मिक दादी जो यमा को महसूस करते ही प्रार्थना शुरू कर देती है। मिनातो को समझ आता है कि शायद साफ दिल वाले लोग यमा को महसूस कर सकते हैं। उसे अचानक एक आइडिया आता है और वो मिठाई की दुकान जाने से पहले एक मिट्टी के बर्तनों की दुकान पर जाता है। वहां वो यमा के लिए एक पुराना और कीमती कप खरीदता है, क्योंकि उसका मानना था कि एक भगवान को कुत्ते की कटोरी में पिलाना उनका अपमान है। सही है भाई, भगवान को अब रॉयल ट्रीटमेंट मिलने वाला है। अगला कदम उठाकर मिनाटो मुलायम तकिया खरीदने जाता है। यमा अकड़ के साथ दावा करता है कि वो अल्फा नर है जिसे नरम चीजें पसंद नहीं, पर तकिए को छूते ही वो पिल्ले जैसी हरकतें शुरू कर देता है। भाई, ये क्या लॉजिक है? एक तकिए ने इसका पूरा सिस्टम हैंग कर दिया। दुकान में यमा के साइज का तकिया नहीं था, इसलिए मिनातो कस्टम ऑर्डर देता है। उसके बाद दोनों उस मशहूर मिठाई की दुकान बढ़ते हैं। दुकान में घुसते ही मिनातो गौर करता है कि बूढ़ा दुकानदार पहले से स्वस्थ लग रहा था और आंखों के काले घेरे भी गायब थे। यमा मिनातो से फुसफुसाकर दुकानदार को चंकी बीन पेस्ट इस्तेमाल करने से मना करने को कहता है, पर मिनातो किसी अनजान से ऐसी बात नहीं कह सकता था। इस बीच दुकानदार पूछता है कि क्या वो कभी पहाड़ गया है। मिनातो हाँ कहता है, जिसे सुनकर दुकानदार धीमे स्वर में पवित्र कुत्ते के बारे में पूछता है। ये सुनकर यमा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो शक्तिशाली भेड़िया है। मिनातो बात संभालते हुए कुत्ता देखने से इनकार करता है। वो दुकानदार से पूरी कहानी बताने को कहता है। दुकानदार बताता है कि बचपन में वो घने पहाड़ों में भटक गया था। उसे एक मंदिर मिला जिसके चारों तरफ रहस्यमयी रोशनियां थीं, और अचानक एक विशाल सफेद कुत्ता उसके ठीक सामने आ गया। दुकानदार डरकर तेजी से भागा, पर विशाल यमा ने उसका पीछा किया और गलत दिशा में जाने पर जोर से भौंकता और दहाड़ता था। कुछ समझ आने से पहले ही उस भेड़िए ने वापस सही रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। बूढ़ा आदमी कहता है कि उस पवित्र कुत्ते ने ही उसकी जान बचाई थी। उसी दिन के बाद से वो आदमी लगातार मंदिर जाकर स्नैक्स छोड़ने की परंपरा निभाता है। वो मिनातो को और बातें बताता है और दावा करता है कि वो मरे हुए गाइड डॉग की आत्मा थी। भगवान को गाइड डॉग बना दिया। यमा बहुत अपमानित महसूस करता है, पर चुप रहता है। मिनातो दुकान से बाहर निकलकर दुकानदार के स्वस्थ होने की बात फिर दोहराता है। तभी यमा असलियत बताता है कि दुकानदार को भयंकर बीमारियां हैं जो उसकी जिंदगी खा रही हैं। यमा कहता है कि भगवान होकर भी वो इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकता, पर उसने अपनी एबिलिटी से तय किया कि जब तक आदमी का टिकट कट नहीं जाता वो ठीक रहे। इस शानदार बफ की वजह से वो लंबा जी पाएगा और दुकान नए उत्तराधिकारी को सौंप सकेगा। हवेली लौटने पर मिनातो यमा के निर्देश पर एक हवा की घंटी टांग देता है और नहाने चला जाता है। कुछ देर बाद घमंडी एग्जॉर्सिस्ट इकिजो जासूसी कागजातों का पीछा करके वहां पहुंच जाता है। उसकी साथी औरत होरी साथ थी और आगे का प्लान पूछती है। इकिजो अकड़ के कहता है कि वो सारे तावीज खरीदेगा या मिनातो को सिर्फ अपने लिए तावीज बनाने पर मजबूर करेगा। होरी जानती थी कि उसके खतरनाक व्यवहार के आगे ये प्लान बहुत शांत है। ठीक उसी पल होरी को घंटी बजने की आवाज आती है और घर के ऊपर रोशनियां झिलमिलाती हुई नजर आती हैं। होरी को महसूस होता है कि इस जगह में कुछ बेहद पवित्र छिपा है। उसी वक्त इकिजो गुस्से में भरकर दूर की बेल एग्रेसिवली बजाने लगता है। वो पागलों की तरह जोर जोर से दरवाजे पर हाथ मारता है और अंदर आने के लिए मिनातो को कोसने लगता है। अपने बेहिसाब गुस्से में इकिजो पवित्र दरवाजे पर लात मारने की कोशिश करता है। होरी उसे रोकना चाहती थी क्योंकि उसे खतरे का एहसास था, पर वो ठीक साकुरा की बहन की तरह यूजलेस थी और डर के मारे सिर्फ अपनी आंखें बंद कर लेती है। इकिजो की लात दरवाजे को छू भी नहीं पाती और वो अचानक टेलीपोर्ट होकर डरावने लाल जंगल में पहुंच जाता है। उसे सामने भगवान यमा का मंदिर दिखाई देता है। वो घबराकर सोचता है कि आखिर वो यहाँ कैसे आ गया, जबकि वो 1 मिनट पहले मिनातो के घर के सामने था। होरी को ना पाकर वो परेशान होने लगता है। लाल जंगल का खौफनाक माहौल उसकी घबराहट और बढ़ा देता है। इकिजो डरकर वहां से उल्टे पैर भागने लगता है, पर पेड़ की एक जड़ जमीन से उठकर उसे गिरा देती है। जमीन पर गिरते ही उसका सिर एक पत्थर से जोर से टकराता है। वहां उसका सिस्टम पूरी तरह से हैंग होने लगता है और वो तड़पने लगता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो दोबारा खुद को मंदिर के सामने जिंदा खड़ा पाता है और समय 1 सेकंड भी नहीं बढ़ा था। वो हैरान होकर सोचता है कि क्या चल रहा है।
जल्द ही उसे समझ आता है कि वो जाल में फंस चुका है और उसकी पेटी बन चुकी है। उसकी सोच बनती है कि इस नाटक के पीछे हरुमा का दिमाग होगा। वो झल्लाकर मंदिर पर लात मारता है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने भागने लगता है, पर रास्ते के नाम पर सिर्फ एक गहरा गड्ढा मिलता है जिसमें वो गिर जाता है। इकी जो गड्ढे में गिरकर अपना टिकट कटवा लेता है, पर मरने के ठीक बाद ही वो फिर से आंख खोलकर उसी मंदिर के सामने जिंदा मिलता है। यहाँ पे तो पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया। वो जितनी बार भागने की कोशिश करता, भयंकर तरीके से पैक होता रहता। आखिरकार हार मानकर वो सारी कोशिशें छोड़ देता है। उसे एहसास होता है कि भगवान से माफी मांगनी ही पड़ेगी। वो जमीन पर गिरकर भीख मांगता है, माफी मांगता है और घर वापस भेजने की रोता हुआ मिन्नत करता है। तभी अचानक उसे वही हवा वाली घंटी सुनाई देती है। अगले पल वो टेलीपोर्ट होकर वापस मिनातो के घर के सामने आ जाता है। नजारा बदलते ही वो सदमे में जमीन पर गिरता है और कांपते हुए होरी से पूछता है कि कितने दिन बीत चुके हैं। होरी पूछती है कि क्या वो पागल हो चुका है, क्योंकि वो लोग बस अभी कुछ सेकंड पहले ही वहां पहुंचे थे। ये सुनकर वो डर जाता है। दूसरी दुनिया में फंसने से ज्यादा खौफ उसे इस रुकी हुई दुनिया का था और वो डरपोक की तरह चिल्लाकर वहां से भाग जाता है। ठीक कुछ देर बाद मिनातो नहाकर बाहर आता है। वो यमा से पूछता है कि क्या कोई बेल बजा रहा था। यमा शांति से जवाब देता है कि वहां कोई नहीं था। मिनातो आराम करने का फैसला करता है। वो बताता है कि वो पुराने घर के झरनों को कितना याद करता है, और ये सुनते ही पहाड़ के भगवान के दिमाग में एक आइडिया आता है। दोस्तों, सुबह मिनाटो उठता है तो सल्फर की महक आती है। गार्डन में यामा नए हॉट स्प्रिंग में डुबकी लगा रहा है। भाई ये क्या लॉजिक है, रातों रात कंस्ट्रक्शन चल गया। यामा उसे इनवाइट करता है और वो एक्सेप्ट करता है। रिलैक्स करते हुए यामा बताता है कि रात में उसने रेकी और ओरियू के साथ इसे बनाया था, इसलिए वो आराम कर रहे हैं। नहाने के बाद यामा का मिनियन बताता है कि मेहमान आया है। ओरियो बताता है कि विजिटर उसका दोस्त है। मिनातो गेट पर जाता है, पर वहां किसी को नहीं देखकर हैरान रह जाता है। तभी उसकी नजर पहाड़ियों में बचाए गए एक डरे हुए क्रीचर पर पड़ती है। यहाँ पे तो सिस्टम ही हैंग हो गया। अचानक ही कैरेक्टर कहां से स्पॉन हो गया। उसे देखते ही क्रीचर डरकर छुपने लगता है। इस ओवर ड्रामेटिक सीन पर मिनियन मैसेज लाता है कि वो परमिशन मांग रहा है। मिनाटो परमिशन देता है और किरिन नाम का क्रीचर बात शुरू करता है। एक मिनियन इंटरप्रेटर बनकर बताता है कि किरिन जान बचाने का शुक्रिया अदा कर रहा है। इसके बाद किरिन घंटों लगातार बकवास करता है। भाई ऐसी लंबी बातें सुनकर किसी का भी दिमाग पक जाए। किरिन ऑफर देता है कि इस एहसान के बदले वो उसे आधी दुनिया का राजा बना देगा। मिनाटो घबराकर कहता है कि वो कोई मिस्टर ऑरेंज नहीं जिसे राज करने का शौक हो। किरिन ये सुनकर शॉक में चला जाता है, क्योंकि उसे लगता था सबको ज्यादा पावर चाहिए। तभी राइजिन और फुजिन आकर समझाते हैं कि मिनाटो बाकी लोगों जैसा ग्रीडी नहीं है। इस सपोर्ट के लिए मिनाटो उन्हें धन्यवाद देता है और हॉट स्प्रिंग यूज करने को कहता है। वो देखता है कि गॉड्स पहले से काफी बड़े लग रहे हैं। गॉड्स बताते हैं कि उसकी रिस्पेक्ट उन्हें असली रूप में आने का तगड़ा बफ देती है। इसके बाद फुजिन बैग से एक विशाल ट्यूना मछली निकालता है। वो अपनी सुपरनैचुरल एबिलिटी से उसको परफेक्ट पीसेस में काटता है, जिसे राइजिन जल्दी कलेक्ट करता है। टॉप मास्टर शेफ्स भी इस स्पीड देखकर शर्म से पानी पानी हो जाए। ये स्किल देखकर सारे मिनियंस इंप्रेस होते हैं और मिनाटो से पूछते हैं कि क्या वो ऐसा कर सकता है। मिनाटो हिचकिचाते हुए कहता है कि शायद एक दिन कर पाएगा। ये सुनकर फुजिन डिसाइड करता है कि मिनाटो की पावर्स का सिस्टम टेस्ट करेगा। टेस्ट में फुजिन मिनाटो को पावर से यामा के बाल रफल करने को कहता है, लेकिन मिनाटो कंट्रोल खो बैठता है और यामा को छींक आ जाती है। इसके बावजूद यामा चिल रहता है और मसाज कंटिन्यू करवाता है। क्या फालतू लॉजिक है, छींक आने पर भी मसाज चाहिए इनको। फुजिन एनालाइज करके कहता है कि मिनाटो डर रहा है कि उसकी ओवरपावर्ड ताकत से किसी बेकसूर का टिकट न कट जाए। ठीक उसी वक्त मिनाटो के फोन पर उसकी मां का मैसेज आता है कि सारी नेम प्लेट्स टूट चुकी हैं। भाई इनका घर है या खेत? मिनाटो तुरंत नई नेम प्लेट्स बनाने लगता है और पूछता है कि रोजाना टूटना अजीब नहीं लगता। यामा पूछता है कि क्या उसके घर में कोई नॉन ह्यूमन एंटिटी रहती है। मिनाटो को उसी वक्त डॉल गर्ल स्पिरिट की याद आती है। यामा एक्सप्लेन करता है कि वो स्पिरिट ही नेम प्लेट्स तोड़ रही होगी, ताकि वो बता सके कि उसकी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो चुकी है। मिनाटो तय करता है कि वो नई नेम प्लेट्स तुरंत भेज देगा। अपनी स्किल्स अपग्रेड करने के चक्कर में वो यामा से पूछता है कि क्या वो बेहतर चीज बना सकता है। यामा कहता है कि एबिलिटीज इंप्रूव करनी पड़ेंगी। मिनाटो समझने के लिए पूछता है कि वो ऐसे कैसे कर सकता है। यामा जवाब देता है कि इस लेवल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले विंड एबिलिटीज ट्रेन करनी पड़ेंगी। अब यामा मिनाटो को ऐसी जगह आने को कहता है जहां वो बिना रुकावट के पावर्स टेस्ट कर सके। वो उसे पिछले दरवाजे तक ले जाता है। दरवाजा खोलते ही चमकती रोशनी दिखती है। अंदर कदम रखते ही वो एक डिवाइन गेट को पार करके सीधे एक घने जंगल में पहुंच जाता है जहां पेड़ है। ये टेलीपोर्टेशन देखकर मिनाटो हैरान है। यामा बताता है कि ये सेक्रेड ग्राउंड मिनियंस ने बनाया है और यहां मिनाटो पूरी स्ट्रेंथ बिना डर अनलीश कर सकता है। मिनाटो कहता है कि वो पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता।
यामा हंसते हुए बताता है कि सारे पेड़ नकली है। भाई राइटर ने लंबा सेटअप बस इन नकली पेड़ों के लिए किया था। ये सुनकर मिनाटो राहत महसूस करता है। ठीक उसी वक्त घर पर किरिन दोबारा एंट्री मारता है और वहां आकर एक गिफ्ट छोड़ जाता है। ये गिफ्ट एक अजीब सा ड्यूरियन फ्रूट होता है। दोस्तों, इसकी महक एक वीक और पैक हो चुके होबो के पुराने अंडरवेयर जैसी घटिया होती है। जैसे ही किरिन बदबूदार गिफ्ट छोड़ता है, तभी रेकी और ओरियो पानी से बाहर आकर उस फ्रूट को किक मारकर दूर फेंक देते हैं। किरिन उस फ्रूट को कैच करता है और गुस्से में पूछता है कि वो लोग क्या बकवास कर रहे हैं। दोनों होली बीस्ट्स उसे सख्त वार्निंग देते हैं कि मालिक ना हो तो ये कचरा यहाँ मत लाओ। किरिन डिफेंड करते हुए बोलता है कि ये एक टेस्टी फूड है, इसलिए वो लोग इसको ऐसे फेंक नहीं सकते। इधर दूसरी तरफ कैमरा वापस नकली जंगल की तरफ जाता है, जहां मिनाटो हवा का इतना पावरफुल तूफान बनाता है जो पूरे जंगल के पेड़ों को बुरी तरह हिलाकर रख देता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ उसकी बॉडी उसका साथ छोड़ देती है और वो बेहोश हो जाता है। राइटर ने तगड़ी पावर दे दी पर स्टैमिना भूल गया। यामा उसे वापस घर के अंदर लेकर आता है। होश आने के बाद मिनाटो डिसाइड करता है कि उसे हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। वो कंटिन्यूसली फेक फॉरेस्ट में ट्रेनिंग करता है और साथ ही घर के लिए नई नेम प्लेट्स बनाता रहता है। यामा महसूस करता है कि नई नेम प्लेट्स में पहले से ज्यादा स्पिरिचुअल पावर आ चुकी है। कुछ दिनों बाद मिनाटो आखिरकार फुजिन की एबिलिटीज में ठीक ठाक मास्टर हो जाता है। वो अब एक मिनी टॉर्नेडो बना सकता है जो सारी सूखी पत्तियों को उठाकर बड़ी आसानी से एक ही जगह इकट्ठा कर देता है। सच में सफाई का ये नया मैजिकल सिस्टम बहुत ही आसान है। मिनाटो इस अचीवमेंट से खुश होता है क्योंकि ये हवा की पावर डेली लाइफ में आराम से काम आ रही थी। यामा को भी मिनाटो के अंदर ये क्लियर इंप्रूवमेंट नजर आता है। लेकिन दोस्तों, हमारा मिनाटो फिर भी हम्बल बनने की ओवर एक्टिंग पूरी करता है और अंत में सफाई देते हुए कहता है कि वो अभी भी किसी एंगल से फुजिन के लेवल तक नहीं पहुंचा है। दोस्तों, ठीक तभी वहां पर खुद विंड गॉड यानी हवा के देवता अचानक से प्रकट होते हैं। वो मिनाटो को समझाते हैं कि उसे खुद को कभी भी कमजोर या आम इंसान नहीं समझना चाहिए। हवा के देवता अपने असली रूप में आकर बड़े गर्व से दावा करते हैं कि अगर मिनाटो बिना रुके लगातार अपनी हार्डकोर ट्रेनिंग जारी रखता है तो एक दिन वो इतना ओवरपावर्ड बन जाएगा कि अपने ताकतवर दुश्मनों के मजबूत घरों को आराम से 2 टुकड़ों में फाड़ कर रख देगा। ये भयानक बातें सुनकर बेचारा मिनाटो अंदर तक घबरा जाता है और डर के मारे जवाब देता है कि वो अहिंसा का बड़ा पुजारी है। रेजिन, जो कि बिजली का देवता है, उसकी शांति वाली बात सुनकर एक खतरनाक आइडिया देता है। वो कहता है कि अहिंसा का रास्ता छोड़ने से पहले उसे दुश्मनों की पेटी बनाने के बजाय उनका सिस्टम हैंग करने के लिए बिजली का एक तगड़ा झटका देकर बेहोश करने का ट्राई जरूर करना चाहिए। भाई, ये क्या अजीब लॉजिक है। मतलब मार नहीं सकते तो शॉक दे दो। मिनाटो इन देवताओं की अजीब बातों को तुरंत मना कर देता है। इसके बाद मिनाटो यामा के मिनियंस के बारे में पूछता है। यामा बड़े शांत स्वभाव से बताता है कि पिछली बार इविल स्पिरिट से मार पड़ने के बाद से वो नकली जंगल में डीप मेडिटेशन और हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि उनकी हिडन एबिलिटी और तगड़ी हो सके। मिनाटो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है, पर असलियत में उन आलसी मिनियंस की वो इंटेंस मेडिटेशन कब की एक ग्रुप नैप सेशन में बदल चुकी थी। ये सब सिर्फ खर्राटे मार रहे थे। इस जोरदार कॉमेडी और झूठ के ठीक बाद सीन आगे बढ़ता है, जहां मिनाटो सूखी और जली हुई पत्तियों के ढेर में आराम से बैठकर स्वीट पोटैटोज भून रहा होता है। यामा और ओरियो इन गर्मा गर्म स्वीट पोटैटोज का पूरा मजा लेते हैं, जबकि रेकी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता और उसे शराब पीना ज्यादा पसंद आता है। तभी अचानक से बैठे हुए रेजिन और फुजिन का बड़ा ईगो हर्ट हो जाता है और वो अकड़ते हुए बोलते हैं कि वो लोग मिनाटो से बहुत ज्यादा बेहतर और टेस्टी स्वीट पोटैटोज भूनकर दिखा सकते हैं। अपना लाइव और तगड़ा डेमो दिखाने के लिए फुजिन तुरंत अपनी पावर से उन्हें हवा में उठाता है और ठीक उसी स्पीड से रेजिन उन पर करंट मारता है। पर भाई, यहाँ तो इन ओवर स्मार्ट देवताओं का पूरा सिस्टम ही हैंग हो जाता है और खाने की चीज पूरी तरह कोयला बन जाती है। मिनाटो इनका ये ओवर कॉन्फिडेंट नेचर देखकर काफी ज्यादा निराश हो जाता है। तभी अचानक से उसे अपने पैरों पर कुछ अनोखे एग्जॉटिक फ्रूट्स पड़े हुए मिलते हैं और पास की झाड़ियों से किरिन घबराते हुए बाहर झांक रहा होता है। मिनाटो प्यार से उसे वही जले हुए स्वीट पोटैटोज खाने के लिए ऑफर करता है और फ्रूट्स के लिए शुक्रिया बोलता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर किरिन की दिमागी हालत बुरी हो जाती है और उसकी ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। उसे लगता है कि इन इंसानों को हमेशा से मासूम जानवर जिंदा जलाने में बड़ा मजा आता है और अब अगला नंबर पक्का उसी का होने वाला है। डर के मारे उसकी ऐसी हालत होती है कि वो बिना कुछ बोले वापस उन्हीं घनी झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। यामा इस कॉमेडी पर सॉलिड एडवाइस देता है कि किरिन को बियर बहुत पसंद है और मिनाटो तुरंत इस पॉइंट को अपने ध्यान में नोट कर लेता है ताकि आगे दोस्ती हो सके। ठीक उसी वक्त अचानक से घर की डोरबेल जोर से बजती है और जब दरवाजा खुलता है तो एकदम थका हुआ हरुमा सामने खड़ा होता है। उसकी ऐसी बुरी हालत होती है कि वो अचानक मिनाटो के कंधों पर पूरी तरह बेहोश होकर गिर पड़ता है। मिनाटो घबराकर उसे जल्दी से अंदर लाकर आराम से बिठा देता है और पानी पिलाता है। हरुमा थोड़ा होश आती चिंता में बोलता है कि उसे इस घर में एक बहुत ही तगड़ा और भयानक स्पिरिचुअल प्रेशर लगातार फील हो रहा है। अब मिनाटो बेचारा चिल्लाकर ये राज थोड़ी खोलेगा कि उसके आसपास अलग अलग रूप में ताकतवर गॉड्स आराम से बैठे हुए हैं।
इसलिए वो सारी बातों को घुमाता है और मामले के बारे में पूछता है। हरुमा सीरियस होकर बताता है कि इस बार एसोसिएशन के बेस्ट एक्सॉर्सिस्ट का प्लॉट आर्मर किसी काम नहीं आ रहा था। एक श्रापित और खतरनाक गुड़िया को एक्सॉर्साइज करने के मामले में वो लोग बुरी तरह फ्लॉप हो गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। अब उस दुष्ट आत्मा ने पूरे के पूरे मंदिर पर ही अपना कब्जा जमा लिया है और वहां सब तरफ सिर्फ काला और पॉइजनस ईविल ऑरा फैला दिया है। ये सुनकर मिनातो अपनी छोटी सी हेल्प यानी मैजिकल नोट्स लिखने का इजी ऑफर देता है, पर हरुमा निराश होकर समझाता है कि वो कर्स्ड मंदिर अब इस नॉर्मल दुनिया में है ही नहीं, वो अब एक पैरेलल दूसरे डिमेंशन में शिफ्ट हो चुका है जहां तक पहुंचना उनके लिए असंभव हो चुका है। हरुमा को इस बात का भी अच्छे से पता था कि मिनातो आम इंसान नहीं है और वो आसानी से गॉड से बातें भी कर लेता है। ये सारा असली राज खुलते ही वहां पर यामा का गुस्सा आसमान छू लेता है। उसे गलतफहमी हो जाती है कि हरुमा उसकी डिवाइन पावर्स का गलत फायदा उठाना चाहता है। यामा इतना ज्यादा आग बबूला हो जाता है कि वो एक रूह कांपने वाली दहाड़ मारता है। हरुमा डर के मारे वहीं अपनी पैंट में ही पेशाब कर देता है। भाई क्या बेइज्जती है, लाइटर ने इस बेचारे को रुला कर रख दिया। मिनियंस तुरंत आकर यामा को शांत करते हैं। फाइनली मिनातो यामा से दूसरे डिमेंशन में चलने की गुजारिश करता है और यामा ट्रेडिशनल स्वीट्स की तगड़ी डिमांड रखता है। हरुमा स्वीट्स खाकर मिनातो को परमिशन देता है, पर खुद उस रिस्क में नहीं जाता। वो अपने मिनियंस को भेजता है ताकि उनकी असली ट्रेनिंग का रिजल्ट दुनिया को दिख सके। मिनातो अपनी स्लिप रेडी करके निकलता है और रास्ते में उन भुक्कड़ मिनियंस को एप्पल पाइस खिलाता है। खाते वक्त कौओं का झुंड उन्हें मंदिर तक रास्ता दिखाता है। वहां का ईविल ऑरा बहुत भयानक था। हरुमा कॉल पर फाइनल वार्निंग देता है कि अगर प्लॉट आर्मर खत्म हो जाए तो चुपचाप भाग जाना और खुद को सेफ रखना, क्योंकि ये उनका काम नहीं है। दोस्तों, मिनातो हरुमा को भरोसा दिलाता है कि वो अपना बेस्ट देगा और दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हैंडल पकड़ते ही उसे एक भयानक झटका लगता है जो उसे पीछे फेंक देता है। भाई ये क्या लॉजिक है, दरवाजा है या कोई हाई टेंशन बिजली का खंबा? तभी यामा के मिनियंस आगे आते हैं और मिनातो से कहते हैं कि वो उसकी हेल्प करेंगे। वो मिलकर अपनी डिवाइन एनर्जी का तगड़ा बफ यूज करते हैं और उस भारी दरवाजे को दूसरे डिमेंशन के लिए खोल देते हैं। ये जगह ईवल एनर्जी से भरी थी। मिनातो अंदर दौड़ता है और वहां एक डरावना मंदिर पाता है। मिनियन सीरियसली बताते हैं कि इस पूरे डार्क सिस्टम का असली सोर्स इसी मंदिर के अंदर छिपा हुआ है। अचानक हवा में तैरती ढेर सा ही ईवल स्पिरिट्स अटैक करने के लिए सीधा मिनातो की तरफ आती हैं। मिनातो बिल्कुल सही वक्त पर एक मैजिकल नोट निकालता है और हवा के झोंके से उन सबको दूर उड़ा देता है। जैसे ही स्पिरिट्स गायब होती हैं, कंट्रोल की हुई गुड़ियां बेजान होकर जमीन पर गिर जाती हैं। अगली वेव आने पर मिनियंस आगे बढ़कर दुश्मनों की आसानी से पेटी बना देते हैं। तभी एक मिनियन वार्निंग इग्नोर करके ओवर कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ता है। अचानक एक आधी एक्सरसाइज की हुई डॉल उस पर हमला करती है। किस्मत से दोस्त बाल नोचकर उसका टिकट कटने से बचा लेते हैं। दोस्तों, असली मुसीबत तो अभी बाकी थी, क्योंकि ईविल स्पिरिट्स का भयानक बॉस अचानक बाहर आ जाता है। वहां सभी को रियलाइज होता है कि ये ईविल स्पिरिट का बॉस आखिर कितना ओवरपावर्ड है। अगले पल वो तेजी से आसमान में उड़ने लगता है और ऐसी चीख निकालता है जिसे सुनकर किसी का भी पूरा सिस्टम हैंग हो जाए। मिनातो इस फाइट को पैक करने के लिए मेमोज उछालता है और विंड पावर्स का यूज करके उन्हें शूट करता है, लेकिन बॉस का प्लॉट आर्मर बहुत तगड़ा था। वो बालों से सारे टैलिस्मैन्स फाड़ देता है और मिनियंस को हवा में फेंक देता है। लगता है राइटर ने इस बॉस को अलग ही स्टेरॉइड्स दिए हैं। इसके तुरंत बाद जायंट स्पिरिट मिनातो को पकड़कर बालों के बीच कैद कर लेता है। बाल कसने लगते हैं और मिनातो डर जाता है कि उसका परमानेंटली टिकट कट जाएगा। इस भयानक क्राइसिस में वो आखिरी उम्मीद के साथ यामा को पुकारता है, जो दूसरे डिमेंशन से उसकी आवाज आराम से सुन लेता है। भाई, इनका ये सुपरनैचुरल नेटवर्क कनेक्शन सच में क्या गजब का है। ठीक उसी वक्त छोटे मिनियंस मिनातो के पास आते हैं और यामा की रॉ पावर को अपनी बॉडी से चैनल करते हैं। इस भयानक अटैक से उस बॉस को ट्रिमेंडस डैमेज मिलता है। ये अटैक उस ईविल स्पिरिट को पूरी तरह इमोबिलाइज कर देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। मिनातो इस फाइनल ट्रैप से आजाद होता है और डायरेक्टली उस डॉल पर स्पेल लिखकर उसे एक्सरसाइज कर देता है। खतरा ओवर होने पर मिनियंस बताते हैं कि मंदिर में और ईविल एनर्जी है। मिनातो अंदर जाता है और उसे एक ऑर्ब मिलता है। मिनियंस बताते हैं कि ये करप्टेड माउंटेन गॉड है। वो समझाते हैं कि अगर वो इस गॉड को सेफली फ्री करने में कामयाब हो जाए तो प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। मिनातो काम शुरू करता है, पर पॉकेट में एक भी टैलिस्मैन नहीं होता। पर लक देखो, वो अपना पर्सनल नोटपैड साथ ही लाया था। वो उस गॉड को प्योरीफाई करने के लिए लगातार दर्जनों टैलिस्मैन्स बनाता है, पर सारी लिखावट हवा में फेड हो जाती है। यहाँ पे तो इनकी एबिलिटी ही फेल हो गई। अचानक ऑल्टरेट डिमेंशन बुरी तरह टूटकर बर्बाद होने लगता है। इसी हंगामे के बीच एक मिनियन मिनातो की हुडी के अंदर गिरता है, जहां उसे एक अनोखा पत्ता मिलता है। मिनातो रियलाइज करता है कि ये सीक्रेट कैम्फर ट्री का पत्ता है, जिसमें बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है।
स्पिरिचुअल पावर खत्म होने पर भी वो हीरो की तरह ठीक से लिखना शुरू करता है। मिनातो इस सुपरचार्ज्ड पट्टे का यूज माउंटेन गॉड पर करता है और ये पावर उसे एक्सरसाइज करने के लिए पूरी तरह काफी होती है। माउंटेन गॉड फाइनली शराब से फ्री होता है और मिनातो ग्लोइंग ऑर्ब को उठा लेता है, पर ये डिमेंशन तेजी से कोलैप्स हो रहा था और बाहर निकलने का टाइम नहीं बचा था। दुनिया टूट रही थी, तभी अचानक एक विशाल पेड़ उनके ऊपर गिरने लगता है, जिसे देखकर मिनातो डर जाता है। लेकिन तभी एक बड़ा चमत्कार होता है। वो लंबा पेड़ और पास का घर अचानक 2 टुकड़ों में चिर जाता है और मिनातो सीधा जमीन पर गिरता है। जब उसे होश आता है तो वो जमीन पर उसी टूटे मंदिर के सामने सेफली पड़ा होता है। तभी रेजिन और फुजिन वहां स्टाइलिश एंट्री लेते हैं और अपना एपिक एक्शन एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मिनातो और ज्यादा ओवरपावर्ड होता तो वो भी किसी दुश्मन का घर आसानी से स्लैश कर सकता था। भाई, इन ताकतवर गॉड्स का ईगो आखिर कभी कम क्यों नहीं होता? मिनातो उन्हें इस रेस्क्यू के लिए शुक्रिया कहता है और वापस अपने घर लौट आता है। अगले दिन हरुमा दोबारा आता है और कल की मदद के लिए शुक्रिया बोलकर महंगी स्वीट्स का एक बैग गिफ्ट करता है। मिनातो उस बेचारे को बारबेक्यू पार्टी में खुशी से ज्वाइन करने का ऑफर देता है, पर हरुमा तुरंत घबराकर उसे रिजेक्ट कर देता है। उसको पिछली बार देखे गए यामा के उस भयानक गुस्से का गहरा पीटीएसडी था। राइटर ने इसे बिल्कुल ही डरपोक और कॉमेडी कैरेक्टर बना दिया है। मिनातो अकेला अंदर जाता है जहां बाकी सब मस्त होकर बारबेक्यू पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। यामा अपना बारबेक्यू छोड़कर महंगी स्वीट्स मजे से खा रहा होता है। मिनातो सबको आकर बताता है कि हरुमा ने ये टेस्टी स्वीट्स दी हैं, जिसे सुनकर सब खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। रेकी और ओरियो आराम से शराब पीने में पूरी तरह बिजी थे, जबकि रेजिन और फुजिन गर्म हॉट स्प्रिंग्स में नहा रहे थे। मिनातो उन दोस्तों के लिए ठंडी बूज लाता है। डरपोक किरिन उन्हें दूर से चुपचाप और डर के साथ घूर रहा था। मिनातो आगे बढ़कर उसे बुलाता है और प्यार से बियर ऑफर करता है। बियर की बात सुनते ही किरिन की अंदर की हिम्मत बढ़ती है। वो दोस्ती और गिफ्ट के रूप में एक बदबूदार ड्यूरियन फ्रूट आगे बढ़ाता है, पर रेकी तुरंत वहां आकर उस बदबूदार कचरे को अपने घुटने से जोरदार लात मारकर हवा में दूर फेंक देता है और उसे पूरी तरह से बहुत कड़ी फटकार लगाता है। दोस्तों, किरिन चिल्लाता है कि डूरियन एक बहुत इज्जतदार फल है। ये बोलकर वो फल को वापस रेकी की तरफ किक मारता है। रेकी दोबारा उसे किक करता है, पर किरिन भी वॉलीबॉल का प्रो खिलाड़ी बन चुका था। वो आगे बढ़कर वापस हिट करता है। भाई, ये क्या लॉजिक है? इन बीस्ट्स ने सेक्रेड ग्राउंड को वॉलीबॉल कोर्ट बना दिया। तभी ओरियो इस मैच में शामिल होता है और पंच मारकर उस डूरियन को दूर फेंकता है। लेकिन अगले पल वो रोता है और शिकायत करता है कि हाथों से भयानक बदबू आएगी। यहाँ पे तो पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया। मिनातो हाथातों पर हंसने लगता है। तभी नजर कैम्फर ट्री से गिरती पत्तियों पर पड़ती है। वो पेड़ को मुश्किल में हेल्प करने के लिए धन्यवाद देता है। अचानक यामा के मिनियंस आवाज लगाते हैं, क्योंकि ऑर्ब ग्लो कर रहा था। देखते ही देखते ऑर्ब बेबी चिकन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यामा मैजिक देखकर बताता है कि ये होली बीस्ट्स में से आखिरी सदस्य है, जिसे फीनिक्स कहते हैं। मिनातो फीनिक्स को खुशी से वेलकम करता है। कुछ दिनों बाद मिनातो यामा के लिए मार्केट से फ्यूजन डेजर्ट्स लाता है। इन्हें खाते ही बड़ा चमत्कार होता है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं। स्ट्रॉबेरी और रेड बीन पेस्ट का कॉम्बिनेशन खाते ही यामा अचानक इंग्लिश लैंग्वेज में बात करना शुरू करता है। लगता है राइटर ने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। एक वुल्फ गॉड मिठाई खाकर अंग्रेज बन गया। मिनातो डिजर्ट मेकर का शुक्रिया अदा करता है, जिसने सख्त गॉड को खुश किया। पर तभी ध्यान फीनिक्स पर जाता है, जो आसपास के बर्ड्स का अनडिस्प्यूटेड किंग बन चुका था। मिनातो तुरंत यामा से बर्ड्स की बातों को ट्रांसलेट करने को कहता है। वुल्फ गॉड बताता है कि फीनिक्स चिड़ियों को चर्पिंग सिखा रहा है। वो बेबी चिकन डुओलिंगो आउल का कजिन बनकर उन्हें वॉइस थ्रो कंट्रोल पर लेसन्स देता है। ये चमत्कार था कि कुछ चिड़िया बातों को समझकर परफेक्ट चर्प निकालती हैं, लेकिन आखिरी चिड़िया इस ट्रेनिंग में फेल हो जाती है और ऐसी आवाज निकालती है जिससे फीनिक्स को किडनी में एन्यूरिज्म होने लगता है। मिनातो बर्ड लैंग्वेज नहीं समझता, इसलिए आराम से एक्सचेंज एंजॉय करता है। वो गार्डन में चल रहे स्प्रिंग सीजन और आराम फरमा रहे गॉड्स को देखकर रिलैक्स कर रहा था, पर उन्हें शहर के ऊपर बने खतरनाक होल का आइडिया नहीं था। दूसरी तरफ हारुमा स्प्रिंग सीजन से खुश नहीं था। मौसम की वजह से माइनर इविल स्पिरिट्स बाहर आती हैं, जिन्हें अकेले एक्सरसाइज करना पड़ता था। वो अपने पार्टनर के साथ काम करता है, जो स्पिरिट्स खाने के लिए शार्क और पेंगुइन समन करता है। लेकिन जैसे ही दोनों आसान जॉब फिनिश करते, हारुमा को नई मिशन का मैसेज मिलता। इनका प्लॉट आर्मर इनको आराम नहीं दे रहा था। अगले दिन मिनातो बाहर शॉपिंग करने जाता है और जैसे ही सामान लेकर लौटने वाला होता है, लोग उसको अजीब नजरों से देखते हैं। लोग लाउडली बर्ड विस्परर और बैटमैन की सस्ती कॉपी यानी पिजन बॉय कहते हैं, क्योंकि वो पक्षियों की भीड़ से घिरा था। मिनातो अचानक मिली अनवांटेड अटेंशन से घबरा जाता और भाग निकलता ये ड्रामा देखकर। रास्ते में मिनातो की मुलाकात लोकल गार्डनर से होती है, जिसने हेज को क्रीपी मैस्कॉट्स में बदल दिया था। मिनातो रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है और पूछता है कि उसने हेज अजीब क्यों बनाया। गार्डनर बताता है कि ओनर ने पूरी क्रिएटिविटी दिखाने की फ्रीडम दी थी। वो बताता है कि जब से मिनातो के गार्डन में काम किया है, तब से उसकी किस्मत और हेल्थ बढ़िया चल रही है। वो फिट महसूस करता है।
पर तभी कबूतरों का झुंड स्टैचूज पर बैठता है और मिनाटो निकल जाता है ताकि मेहनत पर वाइट कलर ना हो। इधर घर पर यामा अचानक डार्क एनर्जी महसूस करता है तेज। मिनियंस आकर असली डेंजर की वार्निंग देते हैं कि पहाड़ों में काफी अबैंडन डिवाइन रेल्म्स ओपन हो रहे हैं और मिनाटो अभी तक घर नहीं लौटा। यामा कॉन्फिडेंटली समझाता है कि जब तक डैडी यहाँ मौजूद है डरने की जरूरत नहीं है। वो खुद इन रेल्म्स को अकेले हैंडल करने का डिसीजन लेता है और आसमान में उड़ते हुए निकल जाता है। उसके मिनियंस भी पीछे उड़ चलते हैं। मिनाटो पैदल वापस आ रहा था जब अचानक नजर पड़ती है कि पक्षी गायब हो चुके हैं। वो इस घटना से कंफ्यूज था, तभी रेजन और फुजिन सीधा टेलीपोर्ट होकर उसके सामने आते टिकते हैं। वो दोनों उसे तेजी से घर भागने को कहते हैं ताकि किसी वजह से वहां पेटी न बन जाए। वो वार्न करते हैं कि आज अबैंडन डिवाइन रेल्म्स और इविल स्पिरिट्स का आउटब्रेक स्टार्ट हो चुका है। मिनाटो इस डिवाइन रेल्म्स वाले कॉन्सेप्ट को ठीक से नहीं समझ पाता। गॉड्स उसे डिटेल में क्लियर करते हैं कि दुनिया में मिलियन गॉड्स हैं और उनके खुद के अनोखे रेल्म्स यानी सेक्रेड ग्राउंड्स मौजूद हैं। इनमें से कुछ पुराने रेल्म्स को गॉड्स अबैंडन कर देते हैं और वो रैंडम जगहों पर खुल जाते हैं। तभी आसमान में अचानक पोर्टल ओपन होता है, तेजी से हमेशा की बुराई को फैलाने के लिए। रेजन तुरंत थंडर स्ट्राइक का यूज करता है और पोर्टल सील कर देता है। मिनाटो मैजिक देखकर हैरान था। गॉड्स उसे सख्त रूप से अलर्ट करते हैं इस नए खतरे के बारे में पूरी तरह से। ऐसे पोर्टल्स कहीं भी खुल सकते हैं, कभी आम इंसान इनमें शक हो जाते हैं। मिनाटो मामला समझ जाता है और रियलाइज करता है कि बर्ड्स गलती से अंदर गए होंगे। गॉड्स उसे गुस्से में समझाते हैं कि वो काम नहीं रह सकता, असली खतरा वही है। उसका डिवाइन एलिमेंट्स के साथ कनेक्शन हाई है। अगर वो फंसा तो बाहर नहीं आएगा बिना किसी ओवरपावर्ड स्किल के किसी तगड़ी मदद के। मिनाटो आखिरी एडवाइस के लिए धन्यवाद देता है और केयरफुल रहने का वादा करता है। दोनों ट्विन गॉड्स विदाई ले लेते हैं और बताते हैं कि यामा बाहर निकला हुआ है और बाकी पोर्टल्स हमेशा के लिए क्लोज कर रहा है ठीक से। मिनाटो अब सच में डर जाता है, इसलिए रेगुलर रास्ते के बजाय एक शॉर्टकट पकड़ लेता है। भाई कैरेक्टर्स को तभी शॉर्टकट याद आता है जब खतरा सर पर हो। चलते वक्त उसकी नजर एक टूटे हुए श्राइन पर अटक जाती है। अचानक दो इनविजिबल स्पिरिट्स कानों में विस्पर करके वार्निंग देती हैं कि उसे वहां किसी भी कीमत पर उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन मिनाटो वार्निंग पर ध्यान नहीं देता। अचानक पोर्टल उसे शक करने लगता है। फीनिक्स हेल्प के लिए बाहर आता है, पर यह तो सिर्फ ऑरा फार्मिंग निकली। वो चिक फॉर्म में आकर फंसा और दोनों जंगल में उतरते हैं, जहां सांस लेना मुश्किल था और सामने अजीब बॉक्सेस पड़े थे। मिनाटो को ध्यान आता है कि यामा ने बताया था कि गॉड्स के सेक्रेड ग्राउंड्स हमेशा उनके असली क्रिएटर के दिमाग और पसंद को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये वही जगह होती है जहां इन्हें सबसे ज्यादा शांति मिलती है। मिनाटो ध्यान से सोचता है कि इस जगह के आलसी क्रिएटर को बॉक्सेस पसंद होंगे। तभी अचानक उसके सामने एक विशाल और डरावनी गुफा प्रकट होती है। अंदर जाते ही उसे रियलाइज होता है कि वहां की हवा काफी भारी और चुभने वाली है। इन सब मुश्किलों के बावजूद मिनाटो बिना डरे आगे बढ़ता है। उसे गुफा में एक अनजान औरत आराम से सोते हुए मिलती है। पहले तो मिनाटो घबराता है, पर समझ जाता है कि यही गॉडेस है जिसने ये रेल्म बनाया है। अचानक वो नींद से जागती है और शिकायत करती है। वो कहती है कि गुफा का वेंटिलेशन पूरी तरह बेकार है, पर वो इतनी आलसी है कि अपनी जगह से हिलना तक नहीं चाहती। भाई लगता है राइटर ने इस अजीब कैरेक्टर में आलस का ओवरपावर्ड लेवल डाल दिया है। मिनाटो उस बिना मोटिवेशन वाली औरत से पूछता है कि क्या वही इस रेल्म की महान गॉड है। वो खुशी से हामी भरती है और पूछती है कि एक आम इंसान यहाँ क्या कर रहा है। तभी उसकी नजर मिनाटो के बैग में बैठे फीनिक्स पर पड़ती है। ये देखकर बेचारी गॉडेस का पूरा सिस्टम ही हैंग हो जाता है। वो हैरान होकर पूछती है कि क्या वो रास्ता भटक गया है, क्योंकि उसने तो किसी को भी यहाँ आने का इन्विटेशन बिल्कुल नहीं दिया था। मिनाटो बताता है कि पोर्टल्स खुल गए हैं। धरती पर अबैंडन्ड डिवाइन रेल्म्स के ढेर सारे पोर्टल्स ओपन हो गए हैं। ये बुरी खबर सुनकर गॉडेस गुस्से में चिढ़ जाती है और कहती है कि उसने अपना प्यारा घर कभी नहीं छोड़ा था, पर अगले ही पल उसे एहसास होता है कि उसकी मैजिकल पावर सच में काफी वीक हो चुकी है। मिनाटो इस सच पर हामी भरता है कि धरती पर उसके असली श्राइन की सालों से किसी ने देखभाल नहीं की थी। गॉडेस एक लंबी सांस लेती है, पर असलियत में उसे लोगों की पूजा से थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता। अचानक उसकी नजर मिनाटो के अंदर छिपी फुजिन की पावर्स पर पड़ती है। वो बिना शर्म के पूछती है कि क्या वो हवा का यूज करके गुफा का बेकार वेंटिलेशन ठीक कर सकता है। मिनाटो पूरी तरह से शॉक होता है। उसे जल्द ही असली सच्चाई पता चलती है कि उसने पिछले 1000 सालों से इस भारी गुफा का वेंटिलेशन चेक ही नहीं किया है। वो सीधा आदेश देकर वापस चैन से सोने चली जाती है। मिनाटो घबराकर पूछता है कि काम ठीक से पूरा होने के बाद क्या वो उसे घर सेफली भेज देगी। गॉडेस चिढ़ते हुए उसे बोलती है कि वो बिना परेशानी के उसे वापस भेज देगी। तभी वो अचानक एक मैजिक पोर्टल ओपन करती है।
मिनाटो पोर्टल देखकर खुश हो जाता है, पर गॉडेस बताती है कि ये नया पोर्टल घर जाने के लिए नहीं, बल्कि इन बेकार लकड़ी के भारी बॉक्सेस को बाहर कचरे में फेंकने के लिए बनाया गया है। मिनाटो बिना किसी बहस के हवा की तेज पावर यूज करता है और सारे बॉक्सेस पोर्टल में सीधा फेंकना शुरू कर देता है। वहीं लेटी रहती है। सोती हुई गॉडेस आराम से वहीं लेटकर ये सारा नजारा मजे से एंजॉय कर रही थी। ठीक उसी समय अर्थ पर यामा और मिनियंस आसमान में खुले सभी पोर्टल्स आसानी से क्लियर करने में पूरी तरह बिजी थे। काम पूरा होते ही यामा मिनियंस को आदेश देता है कि अब सही वक्त आ गया है कि वो मिनाटो को सेफली रेस्क्यू करे। ये अचानक सुनकर सारे मिनियंस काफी हैरान होते हैं, पर यामा बताता है कि उसने फीनिक्स की तेज आवाज सुनी थी जो मदद की मांग कर रहा था। वो सभी रेस्क्यू करने के लिए ठीक से तैयार ही हो रहे थे, तभी आसमान में ढेर सारे नए पोर्टल्स प्रकट हो जाते हैं। ये सभी खतरनाक पोर्टल्स सीधा मिनाटो के घर की तरफ बढ़ रहे थे। यामा गहरी चिंता में सोचता है कि इन सब को जल्दी हैंडल करना काफी मुश्किल होने वाला है। किस्मत से वहां ट्विन गॉड्स फुजिन और रेजिन अचानक पहुंच जाते हैं और पोर्टल्स आसानी से डिस्ट्रॉय करते हैं। दोनों ट्विन गॉड्स खुशी से अपनी असली मदद ऑफर करते हैं और यामा उन्हें टीम में शामिल करता है। गॉड्स यामा को आराम करने का बड़ा ऑफर देते हैं, पर यामा इसकी जगह जल्दी से अपना अजीब ऑरा फार्मिंग स्टार्ट करता है। वो एक भयानक दहाड़ मारता है और कई पोर्टल्स बर्बाद हो जाते हैं। भाई, इन गॉड्स का प्लॉट आर्मर सच में पूरी तरह से कमाल का है। इधर अंधेरी गुफा में मिनाटो ने बॉक्सेस फेंकने का लंबा काम ठीक से खत्म कर लिया था। गॉडेस अपनी जगह साफ देखकर बहुत खुश होती है, पर गुफा की घुटन भरी हवा और सांस की दिक्कत अभी तक वहीं थी। मिनाटो के पास इस अंधेरी गुफा की बेकार हवा का एक आसान और बेस्ट सोल्यूशन था। वो गार्डन से लाए गए सेक्रेड कैम्फर लीव्स का चमत्कारी मैजिक जल्दी यूज करता है, जिससे पल भर में गुफा की नेगेटिव हवा सेफली गायब हो जाती है। गॉडेस ये नया मैजिक देखकर उससे सच में इंप्रेस होती है। वो हैरानी से उससे पूछती है कि ये जादुई पत्ते आखिर आए कहां से। मिनाटो उसे गार्डन के सेक्रेड ट्री के बारे में ठीक से बताता है। वो हामी भरता है कि कुछ देर पहले इन्हीं पत्तों ने उसकी जान बचाई थी। गॉडेस लालच में बचे हुए सारे पत्ते मांगती है और मिनाटो तुरंत दे देता है। गॉडेस पत्ते को सूंघती है और रिवॉर्ड में उसको अपनी पावर देने का मन बनाती है। बिना कोई कंसेंट लिए वो अपनी उंगली मिनाटो के सर पर ठीक से रखती है और वायरलेसली अपनी असली पावर ट्रांसफर करती है। ये देखकर मिनाटो डर के मारे घबरा जाता है। मिनाटो घबराकर पूछता है कि ये आखिर कैसी एबिलिटी है। गॉडेस जवाब देती है कि ये नेगेटिव फीलिंग्स, डिजायर्स और बुरी पावर्स को परमानेंटली सील करने की ताकत है। मिनाटो समझ जाता है कि लकड़ी के बॉक्सेस किस लिए थे। गॉडेस बताती है कि लोग अपनी बुरी आदत हमेशा सील करवाते हैं। ये समझाते हुए वो अचानक गहरी नींद में सो जाती है। तभी यामा के छोटे मिनियंस सफेद पोर्टल से वहां आ जाते हैं। मिनाटो खुशी से उनके साथ बाहर निकल जाता है। वो उन्हें बताता है कि सीलिंग पावर उसको एक आलसी औरत ने दी थी। मिनियंस हैरान होकर बताते हैं कि वो महान गॉडेस पक्का अमातेरासु ही रही होगी। जब मिनियंस ने उस आलसी गॉडेस का नाम अमातेरासु बताया तो मिनाटो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दिमाग चक्कर खा जाता है और होश उड़ जाते हैं। भाई, ये क्या लॉजिक है? अमातेरासु आम गॉडेस नहीं, बल्कि जापानीज माइथोलॉजी की सबसे महान सन गॉड यानी सूर्य देवता है। मिनाटो ने महान देवी की ऐसी बुरी हालत की कल्पना तक नहीं की थी। वो सोचता था कि सन गॉड चमकती हुई और ताकतवर होगी, पर यहाँ राइटर ने उन्हें एक आलसी और बिना मोटिवेशन वाली औरत बना दिया। लगता है राइटर ने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। ये कैसा प्लॉट आर्मर है जहां देवी खुद अपने गुफा का कचरा साफ नहीं कर सकती। मिनाटो को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने पावरफुल गॉड के सामने बॉक्सेस फेंकने का काम किया। उसका सिस्टम ही खबर से हैंग हो चुका था। खैर, इस शॉक से बाहर आकर वो सभी आराम से अपने घर की तरफ वापस चलने लगते हैं। रास्ते में चलते हुए मिनाटो के दिमाग में बड़ा सवाल आता है। वो उन मिनियंस की तरफ घूमता है और हैरानी से पूछता है कि आखिर उन लोगों ने इस अनजान और छुपे हुए डिवाइन रेल्म में उसे ढूंढा कैसे। उस रेल्म का तो रास्ता नहीं पता था। मिनियंस गर्व से जवाब देते हैं कि जब फीनिक्स ने पूरे जोर से चीख मारी तो उसकी लाउड आवाज ने उन्हें मिनाटो की आखिरी लोकेशन का एग्जैक्ट आइडिया दे दिया। ये सच्चाई सुनकर मिनाटो को फाइनली बड़ी बात समझ आती है। उसे रियलाइज होता है कि वो बेबी चिकन वहां बिना वजह सुपर सैयन मोड में नहीं बदला था। मिनाटो ने गलती से सोच लिया था कि फीनिक्स सिर्फ दबदबा बनाने के लिए ऑरा फॉर्मिंग कर रहा था, पर असलियत में उस समझदार पक्षी ने अपनी बची हुई पावर सिर्फ इसलिए लगाई ताकि मिनियंस सिग्नल ट्रीज कर सकें। भाई, इस छोटे पक्षी का दिमाग तो काफी ओवर पावर्ड निकला, जिसने सही वक्त पर सबकी पेटी बनने से बचा लिया। बात आगे बढ़ती है और मिनियंस चलते हुए मिनाटो को एक और जरूरी जानकारी देते हैं। वो कहते हैं कि उसको असली शुक्रिया तो उन इनविजिबल हवा के स्पिरिट्स यानी विंड स्पिरिट्स का करना चाहिए, क्योंकि असलियत में उन्हीं हवा की आत्माओं ने ही यामा के मिनियंस को इस खतरनाक रास्ते पर गाइड किया था, जिसकी वजह से वो सही वक्त पर मिनाटो को रेस्क्यू करने पहुंच पाए।
ये अनोखी बात सुनकर मिनाटो का दिमाग पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसका अजीब सा चेहरा देखकर मिनियंस खुद उससे क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं। वो पूछते हैं कि जब वो उस खतरनाक डिवाइन रेल्म के अंदर शक हो रहा था तब क्या उसने आसपास अजीब आवाजें नहीं सुनी थी। ये सवाल सुनते ही मिनाटो के दिमाग की बत्ती जल जाती है। उसे तुरंत पुरानी घटना क्लियरली याद आ जाती है, जहां दो अनजान आवाजें उसके कानों के पास विस्पर करके उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी और खतरे की सॉलिड वार्निंग दे रही थी। मिनियन समझाते हैं कि अभी उसके लिए हवा में मौजूद उन आत्माओं को प्रॉपरली नोटिस करना मुश्किल होगा, लेकिन मिनियंस उसे गाइड करते हुए बताते हैं कि अगर वो अपना ध्यान एक जगह पर लगाएगा और डीपली फोकस करेगा तो वो उन आत्माओं को क्लियरली सुन पाएगा और शायद देख भी लेगा। मिनाटो उनकी सॉलिड एडवाइस को बिना सवाल के फॉलो करता है। वो आंखें बंद करता है और अपनी सुपर नेचुरल एबिलिटी का यूज करते हुए जितना हो सके हार्ड फोकस करने की कोशिश करता है। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो उन विंड स्पिरिट्स की आवाजों को सुनने में कामयाब हो जाता है। वो हवा की आत्माएं आपस में बात कर रही थी और बहुत खुश थी कि मिनाटो इस खतरे के बाद भी सेफली बच गया और उसका टिकट नहीं कटा। मिनाटो की आंखें अभी भी उन छुपे हुए स्पिरिट्स को देखने में फेल हो रही थी, पर उसके दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट थी। वो पूरे सम्मान के साथ उन विंड स्पिरिट्स को सच्चा धन्यवाद देता है, क्योंकि उन्हीं की मदद से वो अबैंडन डिवाइन रेल्म से सेफली वापस लौटने में सफल हो पाया था। दोस्तों, इस इमोशनल आभार के बाद हमारा मिनाटो आखिरकार शांति के साथ अपने प्यारे घर पहुंच ही जाता है। वो वापस आते वक्त सबके मिल बांटकर खाने के लिए ढेर सारी टेस्टी और महंगी स्वीट्स लाया था। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर कदम रखता है, उसके सामने एक बड़ा और शॉकिंग चमत्कार होता है। उसका ध्यान सीधा यामा पर जाता है और वो उसकी अनोखी हालत देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। महान वुल्फ गॉड यामा अब अपने ओवरपावर्ड रूप में नहीं था, बल्कि वो पूरी तरह श्रिंक होकर एक छोटे और प्यारे से पपी के रूप में बदल चुका था। भाई, ये क्या अजीब मजाक है। राइटर ने अचानक खौफनाक भगवान को एक पालतू कुत्ता बना दिया। असलियत ये थी कि आसमान में खुले उन डेंजरस पोर्टल्स को बंद करने के चक्कर में यामा ने अपनी सारी डिवाइन पावर पूरी तरह एग्जॉस्ट कर दी थी, जिसकी वजह से उसका सिस्टम हैंग हो गया और वो पपी बन गया। यामा उस छोटे रूप में भी अपना ईगो मेंटेन रखता है और कॉन्फिडेंटली दावा करता है कि अगर वो मिनाटो के लाए हुए उन स्पेशल डेजर्ट्स को खा लेगा तो वो जल्द ही अपनी खोई हुई पावर वापस पा लेगा। यामा बड़ी अकड़ के साथ कहता है कि मिठाई खाते ही वो बिना किसी देरी के अपने उस ग्लोरियस और डरावने रूप में वापस लौट आएगा। लेकिन मिनाटो उस गॉड की ऐसी छोटी हालत देखकर अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता। वो मजे लेते हुए यामा पर कमेंट करता है कि उसका ये छोटा साइज सच में बहुत अडोरेबल और प्यारा लग रहा है। मिनाटो यहाँ तक बोल देता है कि उसका ये छोटा साइज बाकी दूसरे गॉड्स के साथ ठीक से खेल कूद करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन दोस्तों, यामा को मिनाटो का ये सार्कास्टिक मजाक पसंद नहीं आता। उस गॉड का ईगो इस बात से बुरी तरह हर्ट हो जाता है। वो गुस्से में फुफकारते हुए मिनाटो को सख्त वार्निंग देता है कि वो एक बहुत ही इज्जतदार और ताकतवर माउंटेन गॉड है, ना कि कोई सड़क पर घूमने वाला आम सा पपी। उसकी एक क्यूट गुस्से वाली बात पर यह अनोखा और मजेदार एपिसोड वहीं पर अपनी एंडिंग की तरफ पहुंच जाता है। दोस्तों, इस सीरीज का ये चैप्टर सच में काफी धमाकेदार और एक्शन से भरा था। अगर आपको इस एपिसोड का मजेदार नैरेशन और बैकग्राउंड स्टोरी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। अपना वक्त देने के लिए शुक्रिया और मिलते हैं अगले मजेदार वीडियो में।